हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आया हूं और उस प्रॉब्लम से बहुत लोग ग्रसित रहते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी ना होने के कारण सब लोगों को लगता है कि हमको यही प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम का नाम है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस साइनस में इन्फेक्शन होने के कारण साइनसाइटिस होता है। किसी को भी सर्दी खांसी छींक अगर होती है तो सब लोग डायरेक्टली ये कहते हैं साइनस हो गया है, साइनस हो गया है, साइनस हो गया है। लेकिन एक्चुअल में साइनस होता कहाँ है? साइनस में ऐसा क्या होता है जो इन्फेक्टेड हो जाता है और जो हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है? तो दरअसल आज हम उसी बारे में बात करने जा रहे हैं कि साइनस का लोकेशन क्या है और यह क्यों इन्फ्लामेटेड होता है और उसके अंदर क्या होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को बेनिफिट पहुंचाता है। तो आज हम बात करेंगे साइनस का जो पोजीशन होता है वो मेनली होता है ये जो दो जगह देख रहे हो, ये और यहाँ पे। दिस इज द लोकेशन ऑफ साइनस। यही साइनस का लोकेशन है और यहाँ पे कुछ होता नहीं है, खाली जगह होता है। यहाँ पे क्या होता है? खाली जगह होता है और उस खाली जगह में नाइट्रिक ऑक्साइड भरा हुआ रहता है। क्या भरा रहता है? नाइट्रिक ऑक्साइड भरा रहता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारे बॉडी में क्या रोल है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल और इम्पोर्टेंस तो हम बाद में बताएंगे आगे इस वीडियो में। उससे पहले हम ये तुम लोगों को बता दें कि साइनस का प्रॉब्लम, साइनसाइटिस होता क्या है। यानी कि जिस वर्ड के अंत में आइटिस लगा हो, साइनोसाइटिस, आइटिस लगा हुआ है ना, तो समझ जाना यह एक प्रकार का डिजीज है। यानी कि यह एक प्रकार का इन्फेक्टेड डिजीज है जो इन्फेक्शन के कारण हुआ है। जैसे आँख का आ जाना कॉमन है, तो हम लोग तो कहते हैं उसको कंजंक्टिवाइटिस। ब्रोंकस में, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाना, ब्रोंकाइटिस। हड्डी में प्रॉब्लम हो जाना, आर्थराइटिस। तो आइटिस जिसमें लगा है, सब प्रॉब्लम वाली बात है कि सब में प्रॉब्लम हुआ है, इसलिए आइटिस लगा हुआ है। इसलिए साइनसाइटिस का मतलब होता है कि साइनस में प्रॉब्लम। तो साइनस में प्रॉब्लम जो होता है वह क्यों होता है? साइनस में प्रॉब्लम होने के क्या कारण? तो सबसे पहला कारण है कि कहीं न कहीं से कोई इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वह बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरस के द्वारा, कोल्ड के द्वारा इन्फेक्शन हो या फंगस के द्वारा इन्फेक्शन हो। कहीं न कहीं से कोई इन्फेक्शन हुआ है जिसके कारण से हमको साइनसाइटिस हुआ है। दूसरा कारण एलर्जी होता है। बहुत से लोगों को जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है एलर्जी के कारण, चाहे वो एयर एलर्जी, डस्ट एलर्जी हो या किसी भी चीज़, स्मेल एलर्जी हो या किसी भी चीज़ की एलर्जी के कारण वो चीज़ हो जाता है। अब इसमें क्या है, अदर फैक्टर्स क्या है? अदर फैक्टर्स भी के कारण भी इन्फ्लामेशन होता है। जैसे नाक में पॉलिप्स का हो जाना, नज़ल में पॉलिप्स का हो जाना। उसके अलावा जो है सो एयर का पॉल्यूशन भी होना। एयर, पॉल्यूटेड एयर में हम ज़्यादा देर तक रहेंगे तो ये प्रॉब्लम, हमको साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं? तो सिम्टम्स जो आएंगे ना,
यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यानी कि फेशियल हमको पेन होगा, साथ ही वहाँ पे आसपास में स्वेलिंग हो जाएंगे, यानी कि फूल जाएगा। उसके बाद क्या ना कि थिक ग्रीन और येलो कफ आएगा, मोटा मोटा हरा या पीला कफ का बाहर आना। साथ ही साथ नाक हमेशा जाम रहेगा, ब्लॉक रहेगा, स्मेल नहीं आएगा, किसी चीज का महक नहीं, गंध नहीं आएगा, और हमेशा हमको थकान बनी रहेगी। साथ ही साथ बैड ब्रेथ, यानी कि नाक से खर्राटा ले लेकर हम सांस लेंगे, यानी कि सांस अच्छी तरह से हम नहीं ले पाएंगे। ये 3 तरह का होता है। एक होता है एक्यूट। जो एक्यूट होता है वो लगभग 4 वीक तक रहता है। जो सब एक्यूट होता है वो 4 से 12 वीक तक रहता है, और जो क्रॉनिक हो जाता है वह 12 वीक और उससे ज़्यादा के दिनों तक भी ये प्रॉब्लम रह सकता है। अब आते हैं नाइट्रिक एसिड क्या करता है। जैसे मान लो कि एक तुम्हारा रुमाल गंदा हो गया, तो रुमाल को साफ करने के लिए क्या करोगे? उस पर सर्फ डालोगे। क्या सर्फ डालने से रुमाल साफ हो गया? नहीं। तो उसमें क्या डालोगे? फिर पानी डालोगे। क्या सर्फ और पानी डालने से रुमाल साफ हो गया? नहीं। फिर उसको क्या करोगे? मलोगे दोनों हाथ से, यानी कि फ्रिक्शन पैदा करोगे, वाइब्रेशन पैदा करोगे, तब जाकर उस रुमाल की गंदगी साफ होगी। ठीक उसी तरह से साइनस में जो नाइट्रिक एसिड पाया जाता है, यह नाइट्रिक एसिड हमारे नजल पैसेज यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने का काम करता है, साफ करने का काम करता है। कैसे? तो नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड वो सर्फ के जैसे काम करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मान लो हमारा रुमाल, तो नाइट्रिक एसिड हो गया सर्फ। तो पानी कहाँ से आएगा? तो हमारे नजल पैसेज में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो म्यूकस होते हैं, वो म्यूकस जो है वह वाटर का काम करता है। और साथ ही साथ हम जो बोलते हैं, हम जितना बोलते हैं ना, बोलने से क्या होता है? पैदा होता है वाइब्रेशन पैदा होता है। तो वो वाइब्रेशन का काम करता है। और मूवमेंट ब्रश का काम कौन करेगा? ब्रश का काम करता है उसमें पाए जाने वाले एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं, जिससे हम सीलिएटिक टिश्यू कहते हैं, छोटे छोटे सीलिया होते हैं, वो सीलिया ब्रश का काम करते हैं, यानी कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करते हैं। समझ में आया? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करते हैं। अब देखोगे कि जो लोग कम बोलते हैं उन लोगों में ये समस्या ज़्यादा होती है, और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उन लोगों में साइनस की समस्याएं कम होती हैं। क्योंकि बोलने से वाइब्रेशन पैदा होता है, और वाइब्रेशन से नाइट्रिक ऑक्साइड एक से जगह से दूसरी जगह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मूव करता है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है। अब इसमें मान लो कि किसी को साइनस का प्रॉब्लम हो गया है, किसी को गले में कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, खर्राटा आता है, तो वैसे लोगों को एक उपाय जरूर करना चाहिए। बोलने से तो वाइब्रेशन कम पैदा होता है, लेकिन अगर हम मन ही मन बोले, मन ही मन, जैसे बाथरूम सिंगर होता है ना, बाथरूम सिंगर का नाम सुने हो ना, तो बाथरूम सिंगर जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो हम लोग मन ही मन ऐसे गुनगुनाते हैं। तो ऐसे जो गुनगुनाते हैं ना, उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन पैदा होता है, और ये वाइब्रेशन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करने में ज़्यादा मदद करता है। साथ ही साथ मेडिटेशन में तुम देखते होगे कि जब लोग बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए,
तो कम से कम जो है वो आधे घंटे तक ओम ओम ऐसे ओम का उच्चारण करते हैं। ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम के उच्चारण करने से क्या पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होता है, और ये वाइब्रेशन हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लीन करता है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। तो अगर ये मेडिटेशन किया जाए इस तरह से कम पर डे कम से कम आधा घंटा, कम से कम पर डे अगर आधा घंटा मुंह बंद करके बोला जाए, मुंह बंद करके वाइब्रेट किया जाए तो इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा जो नाइट्रिक ऑक्साइड का वर्क होता है वो कार्डियक सिस्टम में होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या करता है ना कि ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, साथ ही साथ यह ब्लड वेसल को डायलेट करता है, चौड़ा कर देता है, ताकि ब्लड का फ्लो आसानी से आ जा सके। तो लोअर ब्लड प्रेशर अगर जिसका है उसके लिए ये बहुत अच्छा नाइट्रिक एसिड ऑक्साइड काम करता है। साथ ही साथ अगर ब्लड वेसल से ब्लड का सर्कुलेशन अगर बढ़ा देता है तो मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के कारण ही तो मसल्स को एनर्जी मिलती है, तो मसल्स की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्रेन में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्रेन का भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो ब्रेन में भी अगर आपके ब्लड फ्लो बढ़ता है तो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। सो इम्यून सिस्टम बढ़ाने में भी नाइट्रिक ऑक्साइड काम करता है, तो ब्रेन हेल्थ में भी यह काम करता है। इसलिए हमें नाइट्रिक ऑक्साइड अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी की क्लींजिंग होती रहे, हमारे बॉडी का फंक्शन प्रॉपर काम करता रहे। तो अब जो है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे कौन सा फूड है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड पाए जाते हैं, तो कुछ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का नाम हम बता रहे हैं जो सोर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड का बहुत ही अच्छा सोर्स है। जैसे ग्रीन लीफी वेज, जैसे स्पाइनच, केले, गार्लिक, साइट्रस फ्रूट्स, पोमग्रेनेट, डार्क चॉकलेट, तुम लोगों को अच्छा लगता होगा डार्क चॉकलेट एकदम, तो डार्क चॉकलेट, नट्स। साथ ही साथ तुमको साइट्रस फ्रूट जो होता है, साइट्रस फ्रूट में क्या होगा जिसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता हो, दैट इज द साइट्रस फ्रूट। जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गया, ठीक है। ये सब जो चीजें हैं वो लेने से हमारे बॉडी में नाइट्रिक एसिड की मात्रा बनी रहेगी और हमारा बॉडी प्रॉपर फंक्शन करता रहेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और अगर कुछ भी नई जानकारी चाहिए वो भी लिख देना, और याद रहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो अगला वीडियो कैसे मिलेगा।